सभी का साइंस दीवाने विद्याकुल परिवार में। मैं शालिनी आपकी बायोलॉजी एजुकेटर आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि आपके नीट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आज की क्लास का मेरा टॉपिक है मोनेरा जगत का। अगर आप देखोगे प्रीवियस पेपर उठा करके तो वहां पर आपको इस मोनेरा जगत से काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हम लास्ट में पीवाईक्यूज भी सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले हम मोनेरा जगत को समझेंगे। आखिर क्या होता है मोनेरा जगत, इसके अंतर्गत हम कैसे जीवों को रखेंगे, सारा का सारा आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। इसलिए आप सबके सब कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और मोनेरा जगत को एक शानदार तरीके से पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक मोनेरा जगत। मोनेरा जगत स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आप सभी ने एक वैज्ञानिक का नाम जरूर पढ़ा होगा, आर.एच. व्हील टेकर जी। ये वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने 5 जगत प्रणाली को दिया था। नाम आपको वैज्ञानिक का बहुत अच्छे से याद रखना है, आर.एच. जो व्हील टेकर जी थे, व्हील टेकर जी थे, इन्होंने यहाँ पर दी थी 5 जगत प्रणाली। 5 जगत प्रणाली दी थी, 5 जगत प्रणाली दी थी। अब ये 5 जगत कैसी प्रणाली थी? 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली, है ना? कैसी थी? वर्गीकरण प्रणाली। अब आप सभी को पता है कि पृथ्वी पे इतने सारे जीव उपस्थित होते हैं और सबका अध्ययन एक साथ करना बड़ा ही मुश्किल है। हम देखते हैं कि पृथ्वी पर सूक्ष्म जीव भी रहते हैं, सूक्ष्म जीव से लेकर के बड़े जीव भी रहते हैं, और इन सबको एक साथ पढ़ना, इनकी छोटी छोटी संरचनाओं को एक साथ पढ़ना बड़ा ही कठिन हो जाता है। तो इसीलिए जो आर.एच. व्हील टेकर जी, इसके पहले भी बहुत सारे वैज्ञानिक आए जिन्होंने 2 जगत, द्विजगत प्रणाली, त्रिजगत प्रणाली, है ना, इस तरीके से प्रणाली दी थी। लास्ट में जो व्हील टेकर जी थे, इनकी ही प्रणाली को मान्य बताया गया। इन्होंने जो 5 जगत प्रणाली थी, इन्होंने जीव जगत को 5 भागों में वर्गीकृत किया था, यानी कि 5 जगत में वर्गीकृत किया था। तो वो जगत कुछ इस तरीके से, वो आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर भी होंगे। 5 जगत तो जो थे, सबसे पहले आ गया मोनेरा जगत, यानी कि इन जीवों के बहुत सारे गुणों के आधार पर इन सभी जगत को अलग अलग रखा, मोनेरा। दूसरा आ जाता है प्रोटिस्टा जगत, प्रोटिस्टा जगत। तीसरा आ जाएगा फंजाई जगत, फंजाई जगत। इसके बाद आ जाता है क्या? प्लांटी जगत, प्लांटी यानी कि जिसे हम पादप जगत भी कहते हैं। और लास्ट में आ जाता है आपका क्या? यहाँ पर हम पढ़ेंगे जंतु जगत के बारे में, जिसे हम एनिमिलिया के नाम से भी जानते हैं। तो आर.एच. व्हील टेकर के द्वारा दी गई ये थे 5 जगत प्रणाली, जिसमें जीवों को उनके विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं के संरचना के आधार पर, केंद्रक के आधार पर, कोशिका भित्ति के आधार पर, वे किस प्रकार के जीव है, उनकी भोजन की प्रकृति किस प्रकार की है, इन आधारों पर अलग अलग भागों में या अलग अलग जगतों में रखा था। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि ये जो मोनेरा जगत हमारा आज का टॉपिक है, ये आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। मोनेरा जगत भी क्या है, यहाँ पर हम देखेंगे कि इसके अंतर्गत भी बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीव आएंगे जिनके बारे में आज की क्लास में हम जानने वाले हैं। अब पहले तो आप सभी देख लीजिए, पूरे जो 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली है, इसमें केवल मोनेरा जगत ही है जिसमें आप क्या देखते हो कि इसमें क्या होती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, वो प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती है। अर्थात इसमें क्या होगा? पुराने, या हम कह सकते हैं इनमें जो केंद्रक होता है वो क्या होगा? अनुपस्थित होता है। ठीक है, अनुपस्थित, अनुपस्थित होता है, ये बात आपने ध्यान रखनी। बाकी की अगर हम प्रोटिस्टा जगत की बात करें, फंजाई जगत की बात करें, प्लांटी जगत की बात करें या जंतु जगत की हम बात करते हैं, ये वे जगत होते हैं जिनमें आप क्या देखोगे? इनमें उपस्थित होता है क्या? इनमें उपस्थित होती है यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, यानी कि ये कैसे बने होंगे जीव? यूकैरियोटिक सेल्स के बने होते हैं। अर्थात यू यानी कि नया, इनमें क्या उपस्थित होता है? केंद्रक हमेशा आप देखोगे उपस्थित होता है। इतनी बात क्लियर है? तो आज की क्लास का हमारा टॉपिक है मोनेरा जगत का। मोनेरा जगत के बारे में आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पलों के, उनके किस तरीके से इनकी संरचनाएं होती है, उनको पढ़ना है। तो पहले मैं आपको बता दूं मोनेरा जगत के बारे में। तो मोनेरा जगत आपको याद ही कैसे रखना है? जैसे ही आपके सामने मैं मोनेरा जगत बोल रही हूँ, आपके दिमाग में तुरंत सूक्ष्म जीवी बैक्टीरिया यहाँ पर दिमाग में आ जाने चाहिए।
मोनिरा जगत के अंतर्गत बैक्टीरिया आते हैं, यानी कि बैक्टीरिया का जो समूह होता है वो सारा का सारा किस में आ जाएगा, मोनिरा जगत में आता है। अब आप सभी को पता है कि बैक्टीरिया अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो आपको रोग उत्पन्न कर रहे हैं और कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो आपके कल्याण कर रहे होते हैं। जैसे कि आप सभी को पता होगा, दूध से दही बनाने के लिए लैक्टोबैसिलस उपयोग हो रहा है ना। बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया जैसे कि जो टाइफाइड के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया है, सॉल्मोनेला टाइफी है, ठीक है, निमोनिया कॉज कर रहा है। तो इस तरीके से अलग अलग जो बैक्टीरिया है वो क्या होंगे, सारे के सारे बैक्टीरिया आपके किस में आ जाते हैं, मोनिरा जगत में आ जाते हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं या आपके दिमाग में जब भी हम मोनिरा जगत को पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में बैक्टीरिया की जाति आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। ये बात क्लियर है, ठीक है। तो मोनिरा जगत में अगर हम बैक्टीरिया की संरचना को जान ले तो हमें पता चल जाएगा कि इसके जो सदस्य होती है आखिर उसकी संरचना कैसी होती है। फिर हम देखेंगे कि इनके आकार के आधार पर भी इनको अलग अलग भागों में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। तो चलिए मोनिरा जगत में हम बैक्टीरिया की संरचना को जानते हैं, किस तरीके के ये दिखते हैं, कैसी इनकी संरचना होती है। सबसे पहले जैसा कि मैंने कहा कि मोनिरा जगत कैसी कोशिकाएं उपस्थित होती है, प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो हम ये कह सकते हैं कि बैक्टीरिया में जो कोशिका उपस्थित होती है वो कैसी होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका, अर्थात उनमें क्या नहीं होगा, केंद्रक उपस्थित नहीं होगा, उनका जो आनुवांशिक पदार्थ होगा वो उनकी कोशिका द्रव में फैला हुआ रहता है, ठीक है। उसके बाद मैं आप सभी को बता दूं कि जो मोनिरा जगत के अंतर्गत जो भी सजीव आते हैं, बैक्टीरिया की हम बात करते हैं, वो कैसे होंगे, एक कोशिकीय होते हैं, ठीक है। कैसे होंगे, एक कोशिकीय होते हैं। अब मोनिरा जगत में हम बैक्टीरिया की संरचना को समझते हैं और उसके बाद उसके प्रकारों को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले बना देते हैं यहाँ पर बैक्टीरिया की संरचना। बैक्टीरिया की संरचना का अध्ययन कर लेते हैं ताकि हमें बहुत सारी चीजें क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। बैक्टीरिया की संरचना में हम जानते हैं कि बैक्टीरिया में हम देख रहे हैं कि सबसे अंदर ये क्या होती है इसकी, ये होती है इसकी प्लाज्मा झिल्ली। सबसे अंदर उपस्थित जो झिल्ली होती है इसे हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या हम इसे क्या कहेंगे, प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। इतनी बात क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर बैक्टीरिया में एक आवरण होता है, यानी कि इसमें क्या होती है, इसकी कोशिका भित्ति उपस्थित होती है जो कि इसकी सुरक्षात्मक कार्य का काम करेगी। तो ये जो दूसरा मैंने आवरण बनाया है इसे हम क्या कहेंगे, इसकी सेल वॉल कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे बैक्टीरिया जो कि ऐसे यहाँ पर इनमें एक ऐसा आवरण उपस्थित होता है जो कि इस बैक्टीरिया को एक प्रतिकूल वातावरण में, यानी कि एक ऐसा वातावरण जहां पर कोई अन्य जीव नहीं रह सकते हैं, ऐसे वातावरण के अनुकूल बनाता है। तो वो जो यहाँ पर इसमें आवरण उपस्थित होता है वो होता है इसमें किसका, ग्लाइकोकैलिक्स का। तो बैक्टीरिया में यहाँ पर आप संरचना देखते हो, ये जो संरचना आपको नजर आ रही है इसे हम कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। ये वो संरचना होती है, ये वो आवरण होता है जो कि किसी भी बैक्टीरिया को एक प्रतिकूल परिस्थितियों में रहने के लिए योग्य बनाता है, यानी कि ऐसी परिस्थितियां जहां पर कोई अन्य जीव सरवाइव भी नहीं कर सकता है। जैसे कि बताओ टाइफाइड का, सॉल्मोनेल टाइफाइड का जीवाणु आपके शरीर में आंत में उपस्थित होता है, तो वहां पर कोई अन्य बैक्टीरिया या कोई अन्य जीव की अगर हम बात करेंगे तो उनके लिए वो प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, वहां पर वो जीवित नहीं रह पाएंगे। लेकिन बैक्टीरिया में ऐसा गुण है कि वो ऐसी परिस्थितियों में रह सकता है, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या है, एक विशेष आवरण उपस्थित है ग्लाइकोकैलिक्स का। क्लियर हो गई है। तो ये तो हो गई इनके यहाँ पर आवरणों की बात। उसके बाद हम देखते हैं कि बैक्टीरिया में कुछ ऐसे अंग होते हैं जो इस बैक्टीरिया की गति के लिए जिम्मेदार हो रहे हैं। ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये चलनशील होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहा है, तो इसके पास कुछ संरचनाएं होती है। जैसे कि इसमें एक बहुत ही लंबी सी संरचना होती है। ये जो लंबी संरचना होती है इस संरचना को आप क्या कहते हो, फ्लैजिला कहते हो। फ्लैजिला यानी कि कशाभिका, कशाभिका, ठीक है। ये वो संरचना होती है जो कि इस बैक्टीरिया को गतिमान बनाती है, और किसी भी बैक्टीरिया में इसकी संख्या की अगर हम बात करते हैं ये 1 या 2 की संरचना में ही, संख्या में ही उपस्थित होती है, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या होती है, कुछ छोटी छोटी संरचनाएं भी उपस्थित होती है। कुछ इस तरीके से क्या होंगी, कुछ छोटी छोटी इसके पूरे शरीर पर ये संरचनाएं उपस्थित होती है, ठीक है। ये क्या करेगी, ये इसको भोजन पकड़ने में मदद करती है। तो इस संरचना को हम कहते हैं पिल्ली, ठीक है, या हम इसे पाइलस भी कहते हैं, पिल्ली या पाइलस भी हम इसको कहते हैं। ये क्या कर रही है, ये इसको
भोजन पकड़ने में मदद कर रही है, यानी कि किसी भी भोजन को इसकी सतह पर चिपकाने का काम ये पिल्ली करती है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ सूक्ष्म संरचनाएं भी उपस्थित होती है। ये मैं कुछ व्हाइट कलर से बनाऊंगी। इसमें क्या होंगी, कुछ सूक्ष्म संरचना, यानी कि इस पिल्ली से छोटी संरचनाएं भी उपस्थित होती है। और ये जो संरचना पूरी बॉडी में है ना, ये सारी की सारी संरचना पूरी बॉडी में, तो इनकी अगर हम बात करते हैं, इसे हम कहते हैं पक्षमाप। पक्षमाप, पक्षमाप का मतलब होता है सीलिया। सीलिया याद रखना है और फ्लैजिला याद रखना है। फ्लैजिला की संख्या केवल 1 या 2 होती है और सीलिया पूरी बॉडी में उपस्थित होते हैं। पिल्ली की अगर हम बात करते हैं, ये भी पूरे बॉडी को कवर करे हुए होती है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो ये तो कैसे हो गई है, कशाभिका इस बैक्टीरिया को गतिमान बना रही है, पक्षमाप और पिल्ली इसको क्या कर रही है, भोजन पकड़ने में मदद कर रही है, ये ध्यान रखना है, या किसी भी वस्तु को चिपकाने में यहाँ पर सहायक होती है। क्लियर। उसके बाद अब हम इसके सेंटर में देखते हैं कि आखिर इसके कोशिका द्रव में क्या भरा हुआ आता है। तो यहाँ पर देखिए, इसके पास कोई ऐसा कोई विशेष कोशिका अंग उपस्थित नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि हम देख सकते हैं जो आपकी यूकैरियोटिक कोशिका होती है, उनमें ऊर्जा का घर उपस्थित होता है। ठीक है, जहां से वो अपनी ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं, तो वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित है। लेकिन ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है, तो इसमें आपको ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना नजर नहीं आती है। यहाँ पर इसी की जो क्या होगी, ये जो प्लाज्मा झिल्ली होती है, ये अंदर की ओर कुछ मुड़ी हुई संरचना का निर्माण करती है। ये जो संरचना होती है, ये संरचना को हम कहते हैं मीसोसोम। ये संरचना किसकी है, मीसोसोम की है। और यही इस बैक्टीरिया का ऊर्जा का घर है। यहीं से वो क्या कर रहा है, ऊर्जा को प्रदान करता है। ठीक है, प्राप्त करता है। क्लियर। तो ये जो संरचना है, इसे हम कहते हैं मीसोसोम। इसके अलावा हम देखते हैं कि बैक्टीरिया में क्या उपस्थित होते हैं, राइबोसोम की संरचनाएं भी होती हैं। राइबोसोम भी उपस्थित होते हैं, क्योंकि ये क्या है, प्रोकैरियोटिक कोशिका। और आप सभी को पता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो राइबोसोम होता है, वो कैसा प्रकार का होता है, 70S प्रकार का उपस्थित होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि बैक्टीरिया या मोनिरा जगत में राइबोसोम उपस्थित होता है, जो कि 70S प्रकार का होता है। अब आ जाते हैं इसके अनुवांशिक पदार्थ के बारे में। ये जो अनुवांशिक पदार्थ होता है, यही इसका रोग कारक होता है। जो भी रोग फैलाने वाले बैक्टीरिया होते हैं, वो बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं, अपने अनुवांशिक पदार्थ को स्थानांतरित कर रहे हैं। ठीक है, अपनी यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो बैक्टीरिया होता है, इसके 2 प्रकार के अनुवांशिक पदार्थ होते हैं। एक होता है इसमें प्लाज्मिड। ठीक है, प्लाज्मिड कैसा होता है, सर्कुलर, डबल सर्कुलर। ये जो संरचना होती है, इस संरचना को हम कहते हैं प्लाज्मिड। ठीक है, ये क्या है, प्लाज्मिड। ये भी क्या है, इसका एक अनुवांशिक पदार्थ है। और इसके अलावा यहाँ पर क्या होगा, इसका जो अनुवांशिक पदार्थ होता है, वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर फैला हुआ है। ठीक है, तो ये जो संरचना होती है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। ये कौन सी संरचना है, न्यूक्लियोइड की। ठीक है, तो ये क्या है, इसके अनुवांशिक पदार्थ के अंतर्गत आ जाते हैं। मुझे लगता है कि आपको बैक्टीरिया की संरचना बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ये सारे नाम आपको याद रखने। अब मैंने बैक्टीरिया यहाँ पर कुछ इस आकृति में बनाया, लेकिन जब आप देखोगे बैक्टीरिया के आकार की बात करते हो, तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं, ये अलग अलग आकार के होते हैं। कुछ बैक्टीरिया आप देखते हो कि गोल आकार में होते हैं, कुछ ऐसे देखोगे छड़ के आकार की होगी, कुछ सर्पिला आकार की होती है, कुछ कॉमा शेप्ड की होती है। तो उनके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो बैक्टीरिया का प्राकृतिक आवास होता है, ठीक है, इसके अलावा हम देख रहे हैं प्राकृतिक आवास की हम बात कर रहे हैं। तो अब मैं यहाँ पर नाम लूंगी, क्या आप समझ जाओगे कि हम बैक्टीरिया की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मोनिरा जगत के जो भी जीव होते हैं, उनका जो प्राकृतिक आवास होता है, ये जो जीव होते हैं, ये सर्वत्र उपस्थित होते हैं। सर्वत्र का मतलब ही ये है कि चाहे आप जल की बात करो, थल की बात करो, नमी की बात करो, गर्म झरने वाले स्थान की बात करो, ऐसे स्थानों की बात करो कि जहां पर कोई अन्य जीव सरवाइव नहीं कर पाता है, वहां पर भी मोनिरा जीव के सदस्य, मोनिरा जगत के सदस्य रह सकते हैं, क्योंकि इनके पास विशेष आवरण उपस्थित होता है, जो कि उस सूक्ष्म जीव को उन विषम परिस्थितियों में रहने योग्य बनाता है। तो मैं यहाँ पर एक सर्वत्र वर्ड लिख रही हूँ कि जो इनका प्राकृतिक आवास होता है, ये हर जगह होता है। ठीक है, जल, थल, स्थल, गर्म झरने हर जगह उपस्थित है। लवणीय जल, समुद्री जल, या हम मीठे जल की बात करें, हर जगह ये उपस्थित होते हैं। क्लियर इतनी बात। तो हम यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं, अब इन्हीं चीजों को हम एनसीईआरटी से रीड कर लेते हैं कि अब तक हमने क्या क्या क्लियर कर लिया।
ठीक है। तो चलिए, सभी जो बैक्टीरिया होते हैं मोनिरा जगत के अंतर्गत आते हैं। ये सूक्ष्म जीव में सार्वत्रिक संख्या में होते हैं और लगभग सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। मुट्ठी भर, आप अगर मुट्ठी भर मिट्टी लोगे तो उसमें आपको ना जाने सैकड़ों प्रकार के बैक्टीरिया देखे जाते हैं। और वो बैक्टीरिया कैसे देखे जाएंगे? जब आप माइक्रोस्कोप से मुट्ठी भर मिट्टी को देखोगे तो आप देखोगे कि इसमें सैकड़ों प्रकार के बैक्टीरिया उपस्थित होते हैं जिनका नाम आपको पता भी नहीं होगा, इतने सारे बैक्टीरिया होते हैं। ये देखिए, जल गर्म के झरनों में, मरुस्थल में, बर्फ में, गहरे समुद्र जैसे विषम और प्रतिकूल वास स्थान जहां पर दूसरे जीव मुश्किल से ही जीवित रह पाते हैं में भी क्या होंगे? पाए जाते हैं। कई बैक्टीरिया तो अन्य जीवों पर निर्भर भी रहते हैं और उनके भीतर परजीवी के रूप में भी रहते हैं। मैंने जैसा कि बताया ना, बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया है जो हमारी गट्स में भी प्रेजेंट है, उनके बारे में भी हम देखेंगे। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर है। अब मैंने कहा कि बैक्टीरिया को उनकी आकृति यानी कि उनका आकार कैसा है, इस आधार पर इनको अलग अलग भागों में हमने वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं पीछे को हटा करके। चलो, इसमें ही हम देख लेते हैं कि यहाँ पर हम क्या बात करने वाले हैं, किसकी? हम बात करने वाले हैं बैक्टीरिया के आकार के आधार पे प्रकार, आकार के आधार पर किसके प्रकार? बैक्टीरिया के प्रकार। ठीक है, तो यहाँ पर जो बैक्टीरिया होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ बैक्टीरिया कैसे होते हैं? गोलाकार बैक्टीरिया होते हैं। गोलाकार बैक्टीरिया जो होते हैं कुछ इस तरीके से, ये गोलाकार बैक्टीरिया होते हैं। और इन बैक्टीरिया को हम क्या कहेंगे? इन बैक्टीरिया को कहते हैं हम कोकस या हम कोकाई कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे? कोकाई या कोकस कहते हैं ना। जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस जो होता है, जब आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो उसकी आकृति गोल नजर आएगी। ठीक है, उसके बाद दूसरे प्रकार के जो बैक्टीरिया होते हैं वो कैसे होते हैं? छड़ाकार होते हैं। छड़ाकार यानी कि छड़ की तरह। छड़ कैसी होती है? कुछ इस तरीके से होती है, ये रहो, ये इस तरीके से। ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये कैसे है? छड़ाकार बैक्टीरिया है। तो इसके अंतर्गत कैसे आते हैं? बेसिलाई यानी कि जो क्या होंगे? बेसिलस की हम बात करते हैं, जैसे कि लैक्टोबैसिलस। ठीक है, जब आप लैक्टोबैसिलस की संरचना देखोगे कहाँ? माइक्रोस्कोप के अंदर, तो वो आपको कैसे दिखेंगे? छड़ाकार नजर आते हैं। कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जो कि कैसे होंगे? सर्पिलाकार होते हैं। तो सर्पिलाकार जो होते हैं उनकी बात अगर हम करते हैं तो सर्पिलाकार किस तरीके से? इस तरीके से होंगे, ऐसे सर्पिलाकार, ये है ना, सांप की तरह क्या है? सर्पिलाकार है, इस तरीके से। तो ये जो ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, इन बैक्टीरिया को हम क्या कहेंगे? स्पाइरिला। स्पाइरिला, ठीक है, तो ये क्या होंगे? स्पाइरिला जो बैक्टीरिया होंगे वो किस में आ जाते हैं? उनकी आकृति माइक्रोस्कोप में कैसे दिखेगी? सर्पिलाकार दिखती है। इसके अलावा हम तीसरे प्रकार यानी कि चौथे प्रकार की हम बात करते हैं। कुछ कैसे होते हैं? कौमाकार के होते हैं। कौमाकार की मतलब क्या हो जाएगा कि कुछ इस तरीके से, ये जैसे कौमा शेप है ना, ये इस तरीके से। तो इसके अंतर्गत आ जाते हैं आपके विब्रियम, ठीक है, या विब्रियो। तो ये क्या हो जाएंगे आपके? ये हो गए आपके चार प्रकार के बैक्टीरिया। अगर आप इनके आकार की बात करें हो, माइक्रोस्कोप में आप देखोगे अलग अलग बैक्टीरिया आपको अलग अलग शेप के नजर आते हैं। तो इस तरीके से आपके ये बैक्टीरिया के मोनिरा जगत के जो शेप होते हैं वो कुछ इस तरीके से, गोलाकार, छड़ाकार, सल्पीलाकार और क्या हो गया है? कौमाकार। क्लियर? अब इन बातों को हम देख लेते हैं कहाँ? अपनी एनसीईआरटी से। तो यहाँ पर वही बात लिखी गई है, क्या? देखो, बैक्टीरिया को उनके आकार के आधार पर चार समूह यानी कि गोलाकार, जिसमें कोकस यानी कि बहुवचन में हम उसको क्या कहेंगे? पूरे कोकस के समूह को कोकाई कहते हैं। छड़ाकार जैसे कि बैसिलस यानी कि बैसिलाई कहेंगे। कौमा आकार के विब्रियम यानी कि विब्रियो कहते हैं। और सर्पिलाकार सर्पिलियम, स्पाइरिलम, सॉरी, ठीक है, स्पाइरिला में बांटा जाता है। क्लियर है इतनी बात? उसके अलावा यद्यपि संरचना में बैक्टीरिया अत्यंत सरल प्रतीत होते हैं, परंतु इनका व्यवहार कैसा है? जटिल होता है ना, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं? रोग भी उत्पन्न कर रहे हैं, कल्याण में भी यूज हो सकते हैं। उपापचय की दृष्टि से अन्य जीवधारी की तुलना में बैक्टीरिया में बहुत अधिक विविधताएं पाई जाती है। बहुत सारे, आपने देखा ना, एक ही प्रकार के नहीं, आपको ना जाने कितने प्रकार के बैक्टीरिया, सैकड़ों प्रकार के बैक्टीरिया नजर आते हैं। उदाहरण स्वरूप वे अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों से संश्लेषित कर सकते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण, स्वपोषी और रसायन
संश्लेषी भी होते हैं, अर्थात वे अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते, अपितु भोजन के लिए अन्य जीवधारी या अब देखो ये तो हम पढ़ने वाले एक चार्ट के थ्रू, ठीक है। अब हम बैक्टीरिया को देखते हैं अन्य अलग प्रकार से। हम फिर से यहाँ पर बैक्टीरिया को दो भागों में वर्गीकृत कर देते हैं, ध्यान से देखना है, ठीक है। अब बैक्टीरिया के प्रकार की बात जानेंगे अच्छी तरीके से। बैक्टीरिया देखो, दो प्रकार के बैक्टीरिया आपने पढ़ने हैं। एक होते हैं आद्य बैक्टीरिया, यहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बैक्टीरिया, ठीक है। और दूसरे होते हैं आपके यू बैक्टीरिया। क्या होंगे? यू बैक्टीरिया, ठीक है, यू बैक्टीरिया होते हैं। अब यहाँ पर आद्य बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया को कुछ इस तरीके से आप लर्न कर सकते हो कि इनके आवास के आधार पर, ये जो आद्य बैक्टीरिया होते हैं ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो प्रतिकूल आवास में निवास करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर यू बैक्टीरिया भी ऐसे होंगे जो क्या है, तो अनुकूल परिस्थितियों में भी निवास कर सकते। तो चलिए अब हम यहाँ पर बात करते हैं। तो आद्य बैक्टीरिया के अंतर्गत हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर आपको अलग अलग बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना है। आद्य बैक्टीरिया में आपको क्या क्या पढ़ना है, पहले हम उसकी बात करते हैं। आद्य बैक्टीरिया में आपको ऐसे बैक्टीरिया पढ़ना है, आद्य बैक्टीरिया को हमने देखा कि प्रतिकूल परिस्थितियों में उपस्थित है, ठीक है। ऐसी परिस्थितियां जहां पर अन्य बैक्टीरिया, जहां पर अन्य जीव बहुत कम ही आपको देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो कोशिका भित्ति के आधार पर इनको हमने अलग अलग वर्गों में वर्गीकृत किया है। इसके अंतर्गत आप पढ़ोगे हेलोफी को, हेलोफी को, ठीक है। दूसरा आप पढ़ोगे थर्मो एसिडोफिलस को, थर्मो एसिडोफिलस, ठीक है। तीसरा आप यहाँ पर पढ़ने वाले हो थर्मो एसिडोफिलस के बाद तीसरा आप पढ़ते हो क्या, मेथिनोजन, मेथिनोजन, क्लियर है। और यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, यू बैक्टीरिया में हम क्या पढ़ते हैं, यहाँ पर हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं भोजन के आधार पर, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होंगे जो स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी का मतलब ये अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर रहे होंगे, ठीक है। और कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कैसे होते हैं, परपोषी होते हैं। परपोषी मीन्स क्या हो जाएगा कि ये अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, क्लियर। तो इस तरीके से ये चार्ट आपको ध्यान रखना है। अब पहले हम आद्य बैक्टीरिया की बात करें तो आद्य बैक्टीरिया में मैंने जैसा कि कहा, अगर आप हेलोफी को पढ़ते हो तो हेलोफी के अंतर्गत ऐसे बैक्टीरिया आते हैं जो आपको देखने के लिए मिलेंगे कि वो कैसे जल में होते हैं, लवणीय जल में उपस्थित होते हैं। लवणीय वातावरण में आपको देखने के लिए मिलेंगे क्या, हेलोफी प्रकार के बैक्टीरिया। थर्मो एसिडोफिलस की बात करते हो तो थर्मो से आपको लग रहा है कि कुछ ऊष्मा की बात हो रही है, तो थर्मो एसिडो बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि क्या होंगे, गर्म झरनों वाले इलाकों में उपस्थित होते हैं, ठीक है। कहाँ, गर्म झरनों वाले इलाकों में उपस्थित, ठीक है। तो ये कहाँ होंगे, आपके गर्म झरने वाले इलाकों में उपस्थित होते, ठीक है, गर्म झरनों में। या हम ये कह सकते हैं कि ये उच्च ताप में उपस्थित होते हैं जहां पर अन्य जीव सरवाइव नहीं कर पाते, उच्च ताप में 100 डिग्री सेल्सियस पार ताप वाले में उपस्थित होते हैं थर्मो एसिडोफिलस, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम कहा, मेथिनोजन की हम बात करते हैं। तो मेथिनोजन क्या होते हैं, मेथिनोजन तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपने सुना होगा कि जो शाकाहारी जीव होते हैं, शाकाहारी जीव जो होते हैं उनकी गट्स में उपस्थित होते हैं, उनकी गट्स में भी कहा, रुमेन में उपस्थित होते हैं, रुमेन में उपस्थित होते हैं, ठीक है। रुमेन यहाँ पर ये रह करके उनके जो भी वो घास वगैरह खाते हैं तो उसमें सेलुलोज का पाचन की क्रिया कौन कर रहे हैं, हमारे जो मेथिनोजन बैक्टीरिया होते हैं वही करते हैं। तो आपने देखा कि ये ऐसे बैक्टीरिया है, इनकी कोशिका भित्ति कहीं ना कहीं बड़ी ही खतरनाक है, बड़ी ही बहुत ही क्या है, मजबूत है, जो कि क्या कर रही है, इनको प्रतिकूल वातावरण में भी रहने योग्य बना रही है। एक लवणीय जीव लवणीय जल में उपस्थित है, बड़े बड़े जो हम कह सकते हैं ऐसे बैक्टीरिया भी है जो कि क्या है, गर्म झरने वाले इलाकों में है, जहां पर 100 डिग्री पार तापमान है, जहां अन्य जीव सरवाइव नहीं कर पा रहे, वहां पर भी उपस्थित है।
और कुछ ऐसे हैं जो दूसरे जीवों के शरीर पर उपस्थित है। बताओ, तो ये क्या हो गए, हमारे आद्य बैक्टीरिया के अंतर्गत आ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि आद्य बैक्टीरिया आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। अब उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, यू बैक्टीरिया को एक एक करके अध्ययन करेंगे। इतनी बात क्लियर है। इसी को थोड़ा सा एनसीईआरटी से पढ़ लेते ताकि आपके जो डाउट्स हो वो एकदम अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। अच्छा, मुझे लगता है कि पहले हम काम पढ़ ही लेते हैं पूरा, उसके बाद लास्ट में देख लेंगे। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं हम किसमें, हमारे आ जाते हैं यू बैक्टीरिया की हम बात करेंगे। अब किसमें आ गए हम, अपने यू बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं। तो यू बैक्टीरिया में जैसा कि मैंने अभी अभी बताया, कुछ कैसे होती है, स्वपोषी होती। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिख देते हैं, स्वपोषी बैक्टीरिया। ठीक है, ये हो गए स्वपोषी बैक्टीरिया। और अगले पेज में मैं लिख देती हूँ, दूसरे प्रकार के जो बैक्टीरिया होते हैं वो होते हैं परपोषी बैक्टीरिया। परपोषी बैक्टीरिया, ये किसमें आ गए आपके, ये आ गए हैं यू बैक्टीरिया में। क्लियर, इन याद रखना आपने अच्छी तरीके से, ये किसमें आ गए हैं, स्वपोषी में। अब देखो, स्वपोषी बैक्टीरिया भी ना दो प्रकार के होते हैं। स्वपोषी का मतलब क्या है, जो स्वयं भोजन का निर्माण कर रहे हैं ना, भोजन का स्वयं निर्माण कर रहे हैं, स्वयं निर्माण कर रहे हैं, उन्हीं को हम क्या कहेंगे, स्वपोषी करते हैं। अब स्वपोषी में देखो दो प्रकार के यहाँ पर भोजन का निर्माण करते हैं, दो प्रकार की क्रियाओं के द्वारा। ठीक है, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, ठीक, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि क्या होंगे, प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया कहे जाते हैं। प्रकाश संश्लेषी संश्लेषी बैक्टीरिया कहे जाते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया। और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें हम कहते हैं रसायन पोषी बैक्टीरिया। दूसरे किस प्रकार के होंगे, रसायन पोषी बैक्टीरिया। रसायन पोषी बैक्टीरिया की हम बात करते हैं, यहाँ पर लिंक क्लियर हो गई इतनी बात। अब प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया, नाम से ही पता चल रहा है, ऐसे बैक्टीरिया जो क्या करेंगे, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते। जिस तरीके से पादप करते हैं अपने भोजन का निर्माण, ठीक उस तरीके से जो बैक्टीरिया होते हैं वो प्रकाश की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर रहे हैं। तो वो सारे के सारे जो बैक्टीरिया हो जाएंगे वो किसमें आ जाएंगे, प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया के अंतर्गत आएंगे। अब इसमें एग्जाम्पल में आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, जो आपका साइनोबैक्टीरिया होता है ना, साइनो बैक्टीरिया होता है, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, नील हरित शैवाल के नाम से जानते हैं। ये जो बैक्टीरिया होता है ये कैसा होगा, ये होगा आपका नील हरित शैवाल के नाम से जानेंगे। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अपने भोजन का निर्माण स्वयं करता है। अब जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं कैसे होंगे, एक कोशिका होते हैं, तंतु जैसी संरचना होती है। ठीक है, एक कोशिकीय होंगे, तंतुमय होते हैं, तंतु जैसी संरचना, तंतुमय होते हैं, कॉलोनीमय होते हैं, कॉलोनी बना के रहते हैं। ठीक है, कॉलोनीमय होते हैं, कॉलोनी बना करके रह रहे हैं। तो ये इसके कुछ क्या होंगे, यहाँ पर लक्षण होते हैं। तो मुझे लगता है कि प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया आपको याद हो गया होगा। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं कुछ रसायन पोषी बैक्टीरिया के बारे में। अब नाम से पता चल रहा है कि ये कहीं ना कहीं किसी रसायन का प्रयोग कर रहे हैं अपने भोजन के निर्माण के लिए। तो बिल्कुल सही समझ रहे हो, कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जो अपने आसपास के रसायन का प्रयोग करते हैं, उन रसायनों के टूटने की ऊर्जा का प्रयोग करते हैं अपने भोजन के निर्माण में। तो ऐसे जो बैक्टीरिया होते हैं उन्हें हम रसायन पोषी बैक्टीरिया कहते हैं। अब रसायन पोषी बैक्टीरिया में आपको एग्जाम्पल याद रखना है, जैसे कि आपका नॉन स्टॉक या एनाबिना। ठीक है, कौन कौन से हो गए, जैसे आपके नॉन स्टॉक हो गए, इसमें तो बहुत सारे हैं, नॉन स्टॉक, एनाबिना। ठीक है, अब देखो इन्हीं को हम नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया भी कहते हैं। पता है क्यों, क्योंकि ये क्या करते हैं, जो आपकी वातावरण में उपस्थित नाइट्रोजन है उसको अमोनिया में तोड़ते हैं, फिर अमोनिया को नाइट्राइट में, नाइट्रेट में, नाइट्रेट के बाद नाइट्राइट में। तो ये तोड़ते हुए जो एनर्जी, उन केमिकल को, उन रसायनों को तोड़ते हुए जो एनर्जी रिलीज होती है ना, उस एनर्जी का यूज करते हैं अपने भोजन निर्माण में। इसीलिए इनको हमने रसायन पोषी बैक्टीरिया कहा है। इसमें हमारे नॉन स्टॉक, एनाबिना के अलावा भी बहुत सारे बैक्टीरिया आते हैं।
साथ ही साथ ये जो बैक्टीरिया होते हैं यहाँ पर ये क्या करेंगे, यहाँ पर ये काम करते हैं किसका, हम कह सकते हैं इन सभी के अवशोषण का, जैसे फास्फोरस, पोटेशियम, इन सब के अवशोषण का काम भी कौन करे, हमारे रसायन पोषी बैक्टीरिया ही करते हैं। तो मुझे लगता है कि क्लियर हो गया होगा आपको यू बैक्टीरिया में स्वपोषी बैक्टीरिया का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब आ जाते हैं अगला। अब हम बात करें किसकी, परपोषी बैक्टीरिया की। परपोषी बैक्टीरिया आपको नाम से पता है, ये ऐसे बैक्टीरिया होंगे जो दूसरे जीव के शरीर से पर रह करके उनसे पोषण प्राप्त कर रहे हैं, है ना। तो ये क्या कर रहे हैं, दूसरे जीव से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, दूसरे जीव से पोषण प्राप्त कर रहे हैं, तो इसलिए हमने इनको परपोषी बैक्टीरिया कहा। क्लियर है इतनी बात। अब परपोषी बैक्टीरिया भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, यही वो बैक्टीरिया है जो रोग उत्पन्न भी करते हैं जीवों में, है ना, रोग भी उत्पन्न करेंगे। ठीक, तो ये क्या होंगे, जैसे कि हम देखते हैं जैसे बहुत सारे बैक्टीरिया होंगे, जैसे टाइफाइड का बैक्टीरिया हो सकता है, निमोनिया का बैक्टीरिया हो सकता है। इसके अलावा हम जैसे कि और बैक्टीरिया की बात करते हैं तो कुछ नाम हम यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे कि आपका माइक्रोबैक्टीरियम, ठीक है, माइको बैक्टीरियम, ठीक है। और भी अगर हम बात करेंगे माइकोबैक्टीरियम के अलावा एजोबैक्टर, इसके अलावा आप बहुत सारे नाम लिख सकते हैं, एजोबैक्टर आदि। ठीक, तो ये हो गए आपके क्या, परपोषी बैक्टीरिया हो गए। तो मुझे लगता है कि बैक्टीरिया का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं क्या, अच्छा थोड़ा सा हम एनसीईआरटी को रीड कर लेते ताकि आपको सब क्लियर होता रहे साथ साथ। आद्य बैक्टीरिया की हमने बात करी, आद्य बैक्टीरिया क्या है, ये विशिष्ट प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया अत्यंत कठिन वास स्थानों जैसे कि अत्यंत लवणीय जल में कौन था, हेलोफी था। गर्म झरने पर कौन था, थर्मो एसिडोफिलस था। फिर हम कच्छ क्षेत्र यानी कि जैसे कि रोमेन की बात करें, कौन था, मेथेनोजन पाए जाते हैं, कठिन स्थानों पर पाए जा रहे हैं ना। तो देखिए आद्य बैक्टीरिया तथा अन्य बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति की संरचना एक दूसरे से भिन्न होती है। यही लक्षण उन्हें प्रतिकूल आवास में जीवित रहने के लिए उत्तरदायी बनाता है। मेथेनोजन अनेक रूमेनेटिव जो पशु होते हैं, गाय भैंस के आंत्र में पाए जाते हैं तथा इनके गोबर से मीथेन गैस का उत्पादन होता है। तो मीथेन गैस का उत्पादन कैसे हो रहा है, ये जो मेथेनोजन है ये सेलुलोज का पाचन करता है जिससे कि यहाँ पर मीथेन गैस उत्पन्न होती है। क्लियर हो गई बात। अब ये जो आद्य बैक्टीरिया थी इनकी कोशिका भित्ति थी, कैसी थी, ऐसी थी जो उनको प्रतिकूल वातावरण के योग्य बना रही थी। तो कहीं ना कहीं इनकी हमने देखा कि कोशिका भित्ति में ग्लाइकोकैलिक्स भी उपस्थित रहा था। क्लियर, तो ये आपके आद्य बैक्टीरिया का कॉन्सेप्ट था। उसके बाद दूसरा हम किस में आए, दूसरा हमने देखा यहाँ पर किसकी बात करी, यू बैक्टीरिया की बात करी। तो यू बैक्टीरिया क्या है, हजारों यू बैक्टीरिया अथवा वास्तविक बैक्टीरिया की पहचान एक कठोर कोशिका भित्ति एवं एक कशाब यानी कि चल बैक्टीरिया द्वारा की जाती है। जैसे कि साइनोबैक्टीरिया की मैंने बात करी, स्वपोषी बैक्टीरिया जो था जिसे हम नील हरित शैवाल भी कहते हैं, में क्या है। अब ये ध्यान रखना, एक और चीज यहाँ पर बताने वाली थी कि जो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं ये क्लोरोफिल ए के कारण करते हैं, यहाँ पर भी लिखा हुआ है। ठीक है, इनमें क्या हरित पादप की तरह ही, हरित लवण की तरह ही क्लोरोफिल ए पाया जाता है तथा ये प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी होते हैं। साइनोबैक्टीरिया एक कोशी क्या होते हैं, कॉलोनी बना के रहते हैं, तंतुमय अथवा अलवणीय जलीय समुद्र अथवा स्थलीय शैवाल होते हैं। इनकी कॉलोनी प्राय कैसी होती है, जेलीनुमा आवरण की से ढकी रहती है जो कि प्रदूषित जल में बहुत फलते फूलते। तो जहां पर प्रदूषित जल होगा अगर वहां पर नील हरित शैवाल उपस्थित है, साइनोबैक्टीरिया उपस्थित है, तो आपको पता चल जाएगा कि वो कहाँ, वो कैसा जल है, अधिक प्रदूषित जल है, क्योंकि ये प्रदूषण वाले क्षेत्रों में ज्यादा आपको देखने के लिए मिलेंगे। उसके अलावा दूसरे जो होंगे बैक्टीरिया जैसे कि नॉन स्टॉक, एनाबीना, ये क्या है, प्राइवरण के जो नाइट्रोजन को, ठीक है, हेट्रोसिस्ट नामक, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ये क्या होता है, इनमें हेट्रोसिस्ट होता है, इसके नामक विशिष्ट इसमें कोशिकाओं द्वारा स्थिर कर सकते हैं। रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया नाइट्रेट, नाइट्राइड और अमोनिया जैसे विभिन्न अकार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकृत कर उनसे मुक्त जो भी ऊर्जा होगी उसी एटीपी का उत्पादन करते हैं, किसके लिए, अपने भोजन के निर्माण के लिए। ठीक है, जैसे और क्या करेंगे, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयन, सल्फर जैसे पोषकों के
पुनर्चक्रण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये जो चक्र चल रहा है ना आपका, फास्फोरस चक्र, नाइट्रोजन चक्र, आयरन, सल्फर, इन सब के लिए भी यही जो रसायन पोषी बैक्टीरिया होते हैं ये जिम्मेदार होते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? दोनों बैक्टीरिया आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो बैक्टीरिया होते हैं किस तरीके से अपनी संख्या को बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले आपके पास कुछ परपोषी बैक्टीरिया की बात करी। प्रकृति में बहुलता से पाए जाते हैं और इनमें क्या है, अधिकतर महत्वपूर्ण अपघटक होते हैं। इन परपोषी बैक्टीरिया में से अनेक का मनुष्य के जीवन संबंधी गतिविधि पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। ये क्या कर रहे हैं, मैंने कहा ना परपोषी बैक्टीरिया क्या है, आपके कल्याण के लिए भी यूज हो रहे हैं और ये क्या करेंगे, रोग उत्पन्न भी कर रहे हैं। अब कल्याण में कैसे, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जैसे लैक्टोबैसिलस, दूध से दही बनाने के लिए। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होंगे जो क्या है, प्रतिजैविक के रूप में आप उसका उत्पादन करोगे, जो कि आप क्लास 12th में पढ़ते हो। ठीक है, लेग्यूम पादप की जड़ों में जैसे कि राइजोबियम, ठीक है, वो क्या करेंगे, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता करते हैं। और कुछ वैसे बैक्टीरिया रोगजनक होते हैं जो कि मनुष्य में क्या होंगे, फसलों में, फार्म, जो भी पालतू पशु को हानि पहुंचाते हैं। विभिन्न प्रकार के जो बैक्टीरिया होंगे वो क्या कर रहे हैं, हैजा रोग फैलाते हैं, टाइफाइड रोग, टिटनेस, ठीक है, साइट्रस, ठीक है, जो कि आपकी फसलों में हो रहा है, कैंकर जैसे बीमारियों को उत्पन्न करते हैं। तो ये क्या होंगे, आपके इस तरीके के ये परपोषी बैक्टीरिया होते हैं। इनका इसी तरीके का नेचर आपको देखने के लिए मिलता है। अब हम देखते हैं कि आखिर एक बैक्टीरिया, एक ये बैक्टीरिया है, ये किस तरीके से अपनी संख्याओं को बढ़ाता है, यानी कि संतति किस तरीके से उत्पन्न करता है। तो अलग अलग प्रकारों से ये क्या करेगा, संतति को उत्पन्न करता है। जैसे कि पहला हम देख लेते हैं, पहला आता है इसमें अलैंगिक जनन के द्वारा। ठीक है, पहला क्या हो गया, अलैंगिक जनन के द्वारा। तो अलैंगिक जनन में क्या होगा, सीधी सी बात है, जैसे कि कोशिका विभाजन के द्वारा, है ना। यहाँ पर क्या होगा, कोशिका विखंडन की क्रिया होगी, ठीक है, और विखंडन के द्वारा ये क्या कर रहा है, अपनी संख्या को बढ़ा रहा है। माना क्या है, ये कोई एक बैक्टीरिया है, ठीक है, इसने क्या करा, टूटा और इसने क्या कर दिया, यहाँ पर दो बैक्टीरिया का निर्माण कर दिया। फिर ये टूटे आपस में, फिर इससे क्या हो जाएगा, फिर इससे भी दो बैक्टीरिया यहाँ पर निकल गए और इससे भी क्या होंगे, इसके टूटने से भी यहाँ पर दो बैक्टीरिया निकल। तो इस तरीके से ये क्या कर रहे हैं, अलैंगिक जनन यानी कि कोशिका विभाजन के थ्रू ये यहाँ पर अपनी संख्या को बढ़ा रहे हैं, जनन की क्रिया कर रहे हैं। ठीक है, कुछ क्या होंगे, ये तो जब क्या होगा, अनुकूल वातावरण होगा। दूसरा हम देखते हैं क्या करते हैं, ये बीजाणु धानी का निर्माण करते हैं। बीजाणु धानी का निर्माण द्वारा क्या करेंगे, यहाँ पर जनन की क्रिया करते हैं। और ये कब करेंगे बीजाणु धानी का निर्माण, जब इनके आसपास कैसे वातावरण हो, प्रतिकूल वातावरण हो। जब प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया जो थे जिनके पास वो आवरण उपस्थित नहीं था, तो ये क्या करते हैं, प्रतिकूल परिस्थितियों में एक तरीके से यहाँ पर बीजाणु धानी का निर्माण करते हैं। तो ये एक बैक्टीरिया था, ये बैक्टीरिया अब अंदर ही क्या करेगा, कोशिका विभाजन की क्रिया करके बहुत सारे बैक्टीरिया बनाएगा अंदर ही अंदर, ठीक है, इस बीजाणु धानी के अंदर। और एक टाइम आएगा जब अनुकूल परिस्थिति आएंगी, ये बीजाणु धानी फटेगी और सारे के सारे बैक्टीरिया क्या हो जाएंगे, इस बीजाणु धानी से बाहर आ जाएंगे। तो इसे हम क्या कहेंगे, बीजाणु धानी के निर्माण द्वारा बैक्टीरिया प्रजनन कर रहे हैं। ठीक है, और तीसरा यहाँ पर सबसे इजी आपको ध्यान रखना है, इसमें होता है क्या, लैंगिक जनन की क्रिया। लैंगिक जनन की क्रिया होती है, यहाँ पर ये अपने आनुवंशिक पदार्थ को एक दूसरे से बांटते हैं। कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा है, ये जो बैक्टीरिया है ये अपने आनुवंशिक पदार्थ को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। ये जैसे कि एक बैक्टीरिया है, ठीक है, ये बैक्टीरिया किसी दूसरे बैक्टीरिया के साथ चिपक जाएगा और यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, अपने आनुवंशिक पदार्थ का साझा करते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, लैंगिक जनन। क्योंकि लैंगिक जनन में हम युग्मकों के संलयन की क्रिया पढ़ते हैं, तो बैक्टीरिया में हम क्या देख रहे हैं कि ये भी क्या कर रहे हैं, अपने आनुवंशिक पदार्थ का साझा कर रहे हैं। तो इस तरीके से भी ये जनन की क्रिया करते हैं। क्लियर हो गई है, ठीक है। अब इसी को हम पढ़ेंगे, तो देखो क्या क्या बात कही है, देखेंगे। बैक्टीरिया प्रमुख रूप से कोशिका विभाजन द्वारा प्रजनन करते हैं। कभी कभी विपरीत परिस्थिति में ये क्या कर रहे हैं, बीजाणु धानी बनाते हैं। और लैंगिक प्रजनन भी करते हैं, जिसमें कि एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए का पुरातन स्थानांतरण करते हैं। क्या करते हैं, अपने डीएनए का पुरातन स्थानांतरण करते हैं। तो ये तीन प्रकार से क्या कर रहे हैं, प्रजनन की क्रिया कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक छोटा सा आपको लाइन दी गई है, किसके बारे में, माइकोप्लाज्मा के बारे में। ये क्वेश्चन यहाँ आपकी नीट एग्जाम में प्रीवियस ईयर में बना था। क्या बोला गया था, माइकोप्लाज्मा के बारे
बारे में बताया गया है, ये एक ऐसा जीवधारी है जिसमें कोशिका भित्ति बिल्कुल नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख रही हूँ, नो सेल वॉल, इसमें कोई भी सेल वॉल उपस्थित नहीं होती है और ये सबसे छोटी जीवित कोशिका कहलाती है। ठीक है, ये क्या है, सबसे छोटी जीवित कोशिका, जीवित कोशिका है। ठीक है, और कैसी, सबसे छोटी। ठीक है, ये इसके गुण हैं, ये ध्यान रखना, यहां से इस लाइन से काफी बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, इसके अलावा जो क्या है, ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकती है। तो आपसे एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि O2 की अनुपस्थिति में भी कौन रह सकती है, जो कोशिका जीवित रह सकती है उस कोशिका का नाम बताइए। तो वो कौन थी, माइकोप्लाज्मा थी। ठीक है, और अनेक माइकोप्लाज्मा प्राणी और पादप के लिए कैसी होती है, रोगजनक होती है। ये क्या होगी, एक रोगजनक का गुण प्रदर्शित करती है, यानी कि रोग उत्पन्न करने वाली होती है। तो मुझे लगता है कि आप आज की क्लास में मोनिरा जगत के बारे में बहुत कुछ सीख गए होंगे। हमने बहुत अच्छे से पढ़ा, मोनिरा जगत के अंदर आपके बैक्टीरिया आते हैं, बैक्टीरिया की संरचना पढ़ी, उनके आधार, आकार के आधार पर उनके प्रकार पढ़े, फिर हमने उनके किस तरीके से उनके भोजन की प्रवृत्ति है, उनकी कोशिका की भित्ति है, इस आधार पर भी हमने इनके प्रकारों को पढ़ा। आद्य बैक्टीरिया क्या होते हैं, आपके यू बैक्टीरिया क्या होते हैं, स्वपोषी, परपोषी, सब कुछ पढ़ा, किस तरीके से ये प्रजनन की क्रिया कर रहे हैं, और लास्ट में आपका माइकोप्लाज्मा का टॉपिक पढ़ा। तो आज की क्लास बहुत सारे बच्चों को क्लियर हो गई होगी मोनिरा जगत के बारे में। आप थोड़ा सा पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आज आपने जो पढ़ा कि आपको अच्छे से क्लियर है। तो बताइए क्या आपको लगता है, यहाँ पर आंसर बताएंगे क्या। देखो, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी जीवित कोशिका है जिनमें एक निश्चित कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो पहला हमने क्या देखा कि इसमें कोशिका भित्ति नहीं है। ये क्या है, पादप और जंतुओं में रोगजनक है और बिना ऑक्सीजन के भी जीवित रहती है। तो अभी अभी लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था ना, ये देखो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, ये कौन है, माइकोप्लाज्मा होती है। क्लियर। इसके अलावा फिर हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी गहरे समुद्र जल में पाए जाने की संभावनाएं होती है। इनमें से कौन है जो गहरे समुद्र के पानी में उपस्थित होता है। क्या होंगे, यू बैक्टीरिया होते हैं, नील हरित शैवाल होते हैं, मृत जीवी कवक होते हैं, या फिर आर्की बैक्टीरिया होते हैं। तो देखो, गहरे समुद्री जल में कौन होंगे आपके, जो भी क्या होते हैं आपके गहरे हम समुद्री जल में, हम किसकी बात कर रहे हैं, उनकी संभावनाएं होंगी। तो ये हो जाएगा आपका किसकी, आर्की बैक्टीरिया की बात करेंगे, है ना, क्योंकि ये क्या है, किसी भी विषम परिस्थितियों में रहने के योग्य होते हैं। तो गहरे समुद्रीय जल में, समुद्री यानी कि लवणीय जल में उपस्थित होते हैं। हेलोफी हमने पढ़ा था, तो ये कौन हो जाएंगे आपके, आर्की बैक्टीरिया आ जाते हैं, जिन्हें हम आद्य बैक्टीरिया कह रहे हैं। नहीं, आद्य बैक्टीरिया, आद्य बैक्टीरिया तो नहीं होगा, ये आद्य बैक्टीरिया होगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, आद्य बैक्टीरिया। चलो, तो ये कैसे हो जाएंगे आपके गहरे समुद्र यानी कि कच्छ जल की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर कौन उपस्थित हो जाएंगे आपके, आद्य बैक्टीरिया उपस्थित। ठीक है, तो चलिए फिर इसी के साथ अब आज की क्लास को यही करते हैं समाप्त। आप सभी को मोनिरा जगत के बारे में बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा। अब आप इसके पीवाईक्यूज लगाओगे तो आपको बहुत सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। चलिए अब मिलते हैं हम आप सभी से नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।